नमस्कार, आदाब। मैं खुशबू अख्तर और आप देख रहे हैं पल पल न्यूज। आज 10 अप्रैल है और आज का दिन सिर्फ एक तारीख नहीं है, एक गवाही है उस सच्चाई की जिसे आपसे छुपाने की कोशिश की जा रही है। इजराइल की हवाई सेना, जिसे पूरी दुनिया आयरन डोम के नाम से जानती है, एयर सुपर मेसी के नाम से जाना जाता है, लेकिन वो पूरी तरीके से बिखर चुका है, खत्म हो चुका है, खोखला हो चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बात क्यों कह रहे हैं। उसके भीतर एक ऐसी चिट्ठी सामने आई है जिसमें 1000 से ज्यादा रिजर्विस्ट खुले तौर पर इनकार कर दिया है जंग का हिस्सा बनने से। उनका कहना है कि हमें बंदूक उठाना तो तैयार है, लेकिन नेतन्याहू के लिए नहीं। वो झूठा है, मक्कार है, अपने वादों पर नहीं रहता। 7 अक्टूबर को अगर उसे बंधकों को रिहा कर दिया होता तो ये नौबत नहीं आती। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि महज सिंबॉलिक प्रोटेस्ट है, कुछ सच में नहीं है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जहां पर सब कुछ सैन्य रणनीति पर टिका होता है, क्या ये महज सिंबॉलिक रह सकता है? नेतन्याहू की सरकार अपना फेलियर छुपा रही है। मीडिया इसे पूरी तरीके से डिल्यूट कर रहा है, क्योंकि गोदी में बैठे मीडिया सिर्फ यही थोड़ी ना है। लेकिन सच ये है कि इजराइल के भीतर एक तख्बा साफ तौर पर कह रहा है, ये जंग हमारी रूह को खोखला कर रही है। बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता होनी है। अमेरिका ने कह दिया है कि ये बातचीत डायरेक्ट होगी। ईरान का कहना है कि हमें ओमान के जरिए ये बातचीत करनी है। इस बातचीत को पहले से ही अमेरिका ने नई पाबंदियों के साथ ईरान पर थोप दिया है, और उसको कुछ इस तरीके से थोपा गया है कि सैंक्शंस जो कंपनियां हैं जो सेंट्रीफ्यूजर्स बनाते हैं, उन्हें साफ तौर पर कह दिया है ये सिर्फ दिखावे की बातचीत है। अगर बातचीत फेल हुई तो इजराइल को आगे कर दिया जाएगा जंग लड़ने के लिए। क्या अमेरिका बस उसी रणनीति पर नहीं चल रहा कि सामने से लड़ाओ लेकिन पीछे से उन्हें सपोर्ट देते रहो? ये अपने आप में अमेरिका की दोहरी चाल दिखाता है। बढ़ते हैं तीसरी खबर की तरफ। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट कहती है कि यमन के साथ जो जंग अमेरिका कर रहा है वो पूरी तरीके से थक रहा है, हार रहा है, क्योंकि उसे अब तक $1 मिलियन से ज्यादा खर्च हो गए हैं, लेकिन ना तो वो एक जहाज इधर से उधर कर पा रहा है, ना ही कोई राहत इजराइल तक पहुंचा पा रहा है। और अगर ऐसी सिचुएशन में ताइवान और चीन पर हमले की बात आगे बढ़ गई तो अमेरिका के पास तो युद्ध के लिए संसाधन भी नहीं बचेंगे। यानी ये साफ है, यमन ने अमेरिका को इस जंग में पहले ही थका दिया, जो शायद अभी पूरी तरीके से शुरू भी नहीं हुई थी। क्या यही वो रणनीति है जिसकी भनक भी पश्चिम मीडिया को नहीं देना चाहता आपको? अब गाजा की एक तस्वीर आपके सामने लाना चाहती हूँ। एक बच्ची 5 साल की भी नहीं होगी, तंबू में रह रही है, हंस रही है, खेल रही है। जिस उम्र में किताबों से दोस्ती होनी चाहिए थी, वो मिट्टी से बनी दीवारों को अपना घर मान चुकी है। दुनिया को शर्म कहाँ आती है? वो तो मर चुकी है। जब इस हंसी को जंग की शांति ही समझ लिया गया है। गाजा में कोई सीज फायर नहीं हुआ है, बस रुक रुक कर गोले मारे जाते हैं और इन गोलों में बम बरसाकर इन्हें पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाता है। इजराइल तो राहत सामग्री को भी रोक रहा है, यहाँ तक कि यूएन ने भी कह दिया है कि सिर्फ हमारे जरिए सहायता पहुंचेगी, लेकिन पानी रोटी पहले इंसाफ पर तो आ जाए। जून में फ्रांस फिलिस्तीन को मान्यता दे सकता है, लेकिन ये म्यूचुअल रिकॉग्नाइजेशन की बात है। अगर सऊदी अरब इजराइल को मान्यता देगा तभी फ्रांस फिलिस्तीन को ये रिकॉग्नाइजेशन नहीं बल्कि पॉलिटिकल बार्टर की बातचीत हो रही है। दुनिया फिलिस्तीन को देश मानने के लिए तैयार है, लेकिन शर्तों के साथ, दोगलागिरी के साथ। ह्यूमन राइट्स अब सौदेबाजी बन चुका है, जो अपने आप में घिनौना है, घटिया है। इसी के बीच इजराइल और टर्की के बीच डीकॉन्फ्लिक्टेशन टॉक शुरू हो गई है। नाम शांति का है, मंशा बंटवारे की है। सीरिया को 2 हिस्से में बांटने की चर्चा शुरू हो रही है, लेकिन सीरिया के लोग चुप नहीं हैं, वो विरोध कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। एक नई लोकल रेजिस्टेंस भी पूरी तरीके से उभर कर सीरिया की तरफ से सामने दिखाई पड़ने लगी है। अब खबर आई है कि हिजबुल्लाह अपने
हथियार जो है वो छोड़ सकता है। आज जवाब भी आया है, ये हमारा आंतरिक मामला है। अमेरिका को कोई हक नहीं है इस तरह की बयानबाजी करने की। यानी ये बयान शायद प्लांटेड भी था, इसमें सच्चाई नहीं है। हिजबुल्लाह ने साफ कह दिया है लेबनान एक आजाद देश है, उसकी नीतियां भी आजाद ही होंगी। जहां हमास ने यूके की कोर्ट में इजराइल पर केस कर दिया है, उसमें कहा गया है कि हमें जेनोसाइड का शिकार बनाया जा रहा है, हम आतंकी नहीं हैं। पर सवाल उठता है कि क्या ब्रिटेन की अदालत उस पर सुनवाई करेगी? क्या ये पहला कदम होगा दुनिया का हमास को आतंकवादी नहीं एक पक्ष मानने का? पल पल न्यूज इस पर पूरी निगाह बनाए रखेगा, क्योंकि 7 अक्टूबर 2023 से लेकर आज तक हमने पल पल की खबर आपके सामने रखी है। अब एक और तस्वीर की बात करते हैं। लीरी आबिया की आवाज हमास की वो कैद में थी। कैद में रहने के बाद जब उन्हें रिहा कराया गया तो उसने खुलकर कहा 7 अक्टूबर की जिम्मेदारी नेतन्याहू की है। बस इतना ही बोला था उसने, जो ज्यादा ही सच हो गया। उससे ज्यादा उस पर पत्थर फेंके जा रहे हैं। नेतन्याहू के समर्थकों ने उस लड़की को ट्रोल करना शुरू कर दिया है, जिसने उस जंग को झेला था, जिसे बंधक बनाया गया था। सवाल ये नहीं था कि किसने क्या किया था, सवाल ये था कि क्या इजराइल अपनी अंतरात्मा से भी डरने लगा है? जो आज की सबसे बड़ी वो खबरें जिसमें बगावत तो इजराइल के अंदर ही शुरू हो गई हैं, और एक बातचीत जो शायद जंग से पहले भी नाकाम हो चुकी है, और एक दुनिया जहां मासूमों की हंसी खून से सनी जमीनों पर भी शर्मिंदा नहीं कर पा रही है। कैसी लगी ये खबर? कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय देना ना भूलिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, गजा की खबरों के बीच एक ऐसी भी तस्वीर है, मिडल ईस्ट में घट रही तमाम खबरों के बीच, जहां पूरी दुनिया में क्या हो रहा है उसकी पूरी एक शक्ल मिल जाती है। बात सिर्फ गजा की होती है, लेकिन सारे चेहरे बेनकाब हो जाते हैं, पूरी दुनिया बेनकाब हो जाती है। और उसके बेनकाब होने के भी वही कारनामे हैं कि फिलिस्तीन में जो हो रहा है गलत है, लेकिन खामोशी और हथियारों की सप्लाई और मौन सहमति उनके दोगले चेहरे को बेनकाब कर देती है। शुक्रिया।